Chandan, over to you. शुक्रिया भयोधी। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर पिछले कुछ सालों में एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बदलाव यहाँ देखने को मिले हैं। चाहे जितने भी इंडेक्सेस हों उसमें लगातार दिल्ली का स्थान बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहे पंजाब हो या गुजरात, हर जगह ये पिच करते हैं कि दिल्ली में जो स्कूल का मॉडल है, एजुकेशन का मॉडल है, ये देश में सबसे अच्छा है। इस पर आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आतिशी का मैं इंट्रोडक्शन देते हुए बताना चाहूँगा कि आतिशी ने खुद भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है और गरीब क्षेत्रों में काम करती रही हैं और साथ ही जो पिछड़े डाउन ट्रोडन इलाके होते हैं वहाँ पर उन्होंने काफ़ी उल्लेखनीय काम किया और उसके बाद दिल्ली सरकार के साथ सलाहकार के तौर पर जुड़ी। और माना जाता है कि दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स हुए हैं उसके पीछे आतिशी का बहुत बड़ा रोल रहा है। सबसे पहले हम इसके लिए आपको बधाई देना चाहेंगे आतिशी। अगर बात की जाए देश की शिक्षा की, देश की शिक्षा कैसी हो, इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि ये आसानी से उपलब्ध हो, सस्ती हो, रोज़गार परक हो, क्योंकि हमें ऐसी फौज नहीं इकट्ठा करनी जो कि पढ़े लिखे तो हों लेकिन रोज़गार के लायक ना हो, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि हमारे पास पढ़े लिखे तो हैं, बड़ी आबादी है हमारे पास, लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रखी है। तो ऐसे में आप लोगों के पास, आप लोग जिस विजन से आगे बढ़ रहे हैं आतिशी, कैसी होनी चाहिए शिक्षा? देखिए, जब हम अपने देश की करंट एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो हम कई सारे चैलेंजेस हैं आज देश के सामने, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज देश के सामने वो ये है कि जिस प्रकार की शिक्षा हम देते हैं उसमें बहुत गैर बराबरी है, उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो हम 5% एजुकेशन तो वर्ल्ड क्लास देते हैं कि जो हमारे बहुत कुछ अच्छे स्कूल हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे हमारी एजुकेशन दुनिया की किसी भी स्कूल, किसी भी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई, मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि मेरी कॉलेज एजुकेशन कहीं वहाँ के कंपैरिजन में कम थी। समस्या क्या है कि वो एजुकेशन सिर्फ 5% लोगों को रियली मिल रही है जी। लेकिन अगर हम एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को देखें तो आज भी हमारे देश में 60% से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उसके बाद कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिन्हें हम बजट प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं। और अगर आज आप सरकारी स्कूलों का हाल देखने जाइए, और ये दिल्ली में भी यही हाल था 7 साल पहले जब हमने शुरुआत की थी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग की हम बात करें वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तक तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें, क्या बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क हैं, क्या टॉयलेट में पानी है, क्या क्लासरूम में टीचर है, क्या क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, क्या टीचर को हज़ारों और ड्यूटीज़ दी जाती हैं, आधार कार्ड, पल्स पोलियो, इलेक्शन, सेंसस, कि वो एक्चुअली क्लासरूम में आ पाते हैं कि नहीं। तो हमने एक तरह से अपने देश को 2 हिस्सों में बांट लिया है जी। एक वो बच्चे हैं जिनके माता पिता बड़े प्राइवेट स्कूलों की महंगी फ़ीस को अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे हमारे देश में कहा जाता है ना कि आपका भाग्य आपके हाथ की लकीरों में लिखा होता है जी। ये एक्चुअली आज हमारे देश में रियलिटी है, क्योंकि किसी बच्चे का भविष्य कैसा होगा ये 3 साल की उम्र पे तय हो जाता है जी। कि जो माता पिता बड़े महंगे प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस दे सकते हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, वो अच्छे कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाद काफ़ी ज़ीरोज़ वाला पैकेज लेके जाते हैं। जिस बच्चे के माता पिता के पास पैसे नहीं हैं वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं। डेटा कहता है कि 50% चांस है कि वो बच्चा 12वीं पास भी नहीं करेगा, बीच में ड्रॉप आउट कर जाएगा। अगर पढ़ाई पूरी भी कर लेता है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी पुअर है तो पता चला किसी दुकान में काम कर रहा है, कहीं पे मैकेनिक का काम कर रहा है जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुकान में काम करने और मैकेनिक का काम करने में कोई आपत्ति है, समाज में हर प्रकार के लोगों की ज़रूरत है, लेकिन किसी की मजबूरी नहीं होनी चाहिए जी। तो क्या होता है, अमीर का बच्चा अमीर, गरीब का बच्चा गरीब। तो जो शिक्षा का मेन पर्पस है कि हर बच्चे को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली आज हमारे देश में नहीं है। ठीक है, यहाँ बताना चाहेंगे कि जो बजट आया दिल्ली सरकार का उसमें 75,000 समथिंग करोड़ का बजट था और उसमें ऑलमोस्ट 20% एजुकेशन के लिए आप लोगों ने अलॉट किया। आखिर क्या चैलेंजेस थे और जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को का काया पलट करने का दावा आप लोग करते हैं, तो क्या चैलेंजेस थे शुरुआती और किस तरह से आप लोगों ने उसे एड्रेस किया? देखिए, एक वो सेइंग है ना, द योर मनी शुड बी वेयर योर माउथ इज, कि जो आप कह रहे हैं
आप उस पर एक्चुअली पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वरना बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं। तो जब 2015 में पहली बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, दूसरी बार पर पहली पूरे 5 साल की सरकार, तो जो पहला बजट ही प्रस्तुत हुआ था उसमें 25% ऑफ द बजट वॉज एलोकेटेड टू एजुकेशन। और ये मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 25% किसी राज्य का बजट शिक्षा को एलोकेट हुआ। इनफैक्ट ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर आप बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट देखिए तो ओवर द लास्ट 10 years एजुकेशन को एलोकेशन कंसिस्टेंटली घटा है, बढ़ा नहीं है। तो हमने जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है तब से 25% बजट कंसिस्टेंटली हमने एजुकेशन को एलोकेट किया। ठीक है। देखिए, जब एक बच्चा एक सरकारी स्कूल में आता है और वहाँ पे खिड़कियाँ टूटी हैं, लाइटें टूटी हैं, पंखे नहीं हैं, क्लासरूम में टीचर नहीं है, टॉयलेट पे दरवाज़ा नहीं है, तो उस बच्चे को क्या लगता है? उसको लगता है कि देखो, मैं तो एक सेकेंड क्लास सिटीज़न हूँ, मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर तो उन बच्चों का है जो उन चमकते हुए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं जी। और मैं ये देखती हूँ कि पिछले 7 सालों में, देखिए डेटा बहुत कुछ कहता है, एग्ज़ाम में कितने मार्क आए, 10वीं में कितने आए, 12वीं में कितने आए, उसमें हम बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो बच्चों के सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में आया है। ठीक। तो और वो मुझे लगता है कि दैट इज़ रियली टेलिंग कि आज एक गरीब परिवार का बच्चा जब भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ये 2 साल एक पिछले साल का इंसिडेंट है, ये आनंद कुमार जो सुपर 30 वाले हैं, ये एक दिन हमारे एक सरकारी स्कूल में विज़िट करने आए एंड तो वो आए तो तभी वो सुपर 30 फिल्म आई थी, तो बहुत सारी मीडिया अटेंशन भी थी, कई सारे आप जैसे टीवी एंकर्स भी उनके साथ आए जी। तो क्या हुआ कि जैसे आप लोग वॉक्स पॉप करते हैं ना, माइक पहले एक बच्चे के सामने रखा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तो एक बच्चे से सवाल पूछा, तो वो अपना कोई 7वीं का बच्चा था, उसने कुछ जवाब दिया, उतनी देर में वो वॉक्स पॉप में वो एंकर आगे बढ़ गए। तो ये 7वीं का बच्चा और सामने एक प्राइम टाइम एंकर कहता है, सर ज़रा वापस आइए, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक। तो ये बच्चे जिनके पास 7 साल पहले आंख में आंख मिलाने का कॉन्फिडेंस नहीं था, आज उन्हें लगता है हम भी कुछ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग शिक्षा को विमर्श में लेकर के आए हैं, लेकिन आरोप ये लगता है कि उसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा है कि जिस तरह से अभी गुजरात में कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया पहुंचे, वहां के शिक्षा मंत्री के इलाके में एक सरकारी स्कूल में वहां की बदहाली दिखाने के लिए, ठीक उसी दौरान बीजेपी के 2 सांसद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गए और वहां की हालत दिखाई कि भाई कुछ एक स्कूल हैं जिनको बहुत चमकाया गया है, स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई दूर दराज के इलाके के स्कूल दिल्ली के ऐसे हैं जहाँ उनकी हालत वैसी ही है कमोबेश जैसी देश के दूसरे राज्यों के स्कूलों की है। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है, शिक्षा का राजनीतिकरण क्यों नहीं होना चाहिए? हम क्यों चाहते हैं कि हमारी देश की राजनीति जात पे हो, धर्म पे हो, पैसे पे हो, दारू बंटने पे हो, चुनाव से पहले साड़ी और टीवी बंटने पे हो? इस देश की राजनीति असली मुद्दों पे होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब भी अगर मैं वोट देने जाऊं तो मुझे ये सामने उस नेता से पूछना चाहिए कि भाई तुमने सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया, तुमने सरकारी अस्पतालों के लिए क्या किया, क्योंकि इन्हीं से हमारे बच्चों का भविष्य बन रहा है। ये हमारे देश की अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हर प्रकार की कैलकुलेशन के हिसाब से टिकट दिए जाते हैं, हर प्रकार की कैलकुलेशन के हिसाब से वोट दिए जाते हैं, चुनाव से पिछली रात को पैसा भी बंटता है, दारू भी बंटती है, कई राज्यों में तो कलर टीवी तक बंट जाते हैं चुनाव से पिछली रात को। तो क्या इससे बहुत बेहतर नहीं है कि सरकारी स्कूलों पर वोट पड़े? पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि, और मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है, जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे स्कूलों में आए तो हमें इस बात की खुशी है, हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम शिक्षा चुनावी राजनीतिक मुद्दा तो बना। मैं तो उनसे यह आग्रह करूंगी कि कभी अपने भी राज्यों के स्कूलों में चले जाइए, हो सकता है वहां जाएंगे तो वहां पे भी कुछ सुधार हो जाएगा। दीवारें वहां भी क्रैक है, वहां भी जो है समस्याएं हैं, टीचर नहीं आते, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो जो दावा आप लोग करते हैं कि दिल्ली मॉडल सबसे अच्छा है, क्या वो वाकई में मीडिया के सामने इंटरेस्टिंग बात है। जैसे वो पहले कुछ MPs गए, फिर अभी गुजरात से भी एक 18 मेंबर का डेलीगेशन आया कि हम दिल्ली के शिक्षा मॉडल को एक्सपोज करेंगे जी। वाह, हमने तो उन्हें न्योता भी दिया, हम तो एक उनके बीजेपी के जो हेडक्वार्टर है उसके बगल के स्कूल में बुके लेके और रंगोली बना के उनका इंतज़ार भी कर रहे थे कि आप आइए, कि अगर आप वास्तव में देखना चाहते हैं। वो आए नहीं, वो अलग बात है। अब समस्या क्या है, उनको दिखाना है कि इनके स्कूल ठीक नहीं है, तो वो क्या करते हैं,
कि वो किसी एक स्कूल में जाएंगे, फिर वो उसके एक कोने के स्टोर रूम में चले जाएंगे, या पुरानी बिल्डिंग जो डिमोलिश होने वाली है उसमें चले जाएंगे और वहाँ की एक कोने की फ़ोटो लेके कह देंगे कि देखो इनके स्कूल बहुत बुरे हाल में है। तो एक सांसद हैं, इनफैक्ट जहाँ के जिस इलाके की मैं विधायक हूँ उस इलाके के वो सांसद हैं, वो भी एक ऐसी फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे निकले। तो उन्होंने कोई फ़ोटो दिखाई, वीडियो दिखाई, उसके बाद उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट करी जहाँ पे वो एक चैनल को बाइट दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ पे वो खड़े हैं उसके पीछे चमकती हुई 4 मंजिल की नई बिल्डिंग उस स्कूल की दिख रही है जी, जो नई बिल्डिंग बन चुकी है। तो देखिए हम इस बात का स्वागत करते हैं कि वो आएँ, ज़रूर देखें स्कूल। जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो बोलता है कि सरकारी स्कूल कैसे हैं। ठीक है, आज आप देखिए, नहीं मैं आपको 2 आंकड़े ज़रूर बताना चाहूँगी जी। पहला आंकड़ा, पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया। ये पिछले 3 साल पिछले 3 साल में, और पिछले 1 साल में ही 2 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया है। आप मुझे एक राज्य और बता दीजिए जहां पे लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। यहाँ आपको काउंटर करना चाहूंगा, सॉरी, और मैं दूसरा भी एक आंकड़ा इस पॉइंट पर बस काउंटर आपको करना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से भारत में 40 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने प्राइवेट स्कूल जो है छोड़ करके सरकारी स्कूलों में अक्रॉस द स्टेट ज्वाइन किया है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये वजह बताई जा रही है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर 2 लाख ने किया है, आप इसको आंकड़े को सिर्फ 3 साल में मत देखिए, आप पिछले 7 साल का आंकड़ा देख लीजिए कि दिल्ली में कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं कि बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। सिर्फ पिछले 3 साल की बात नहीं है, बाकी भी आंकड़ा देख सकते हैं। दूसरी बात, अभी दिल्ली में हमने ये स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस खोले हैं जो 9वीं से 12वीं तक अलग अलग स्ट्रीम्स के स्कूल हैं। वहाँ पे 4800 सीटें हैं। अभी 4800 सरकारी स्कूल की सीटों के लिए 80,000 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। क्या ये पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं है? चाहे भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशंस कोई भी फोटो दिखा दें, पब्लिक आज ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि हमें अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना है। तो क्या आप दावा करते हैं कि दिल्ली का मॉडल, दिल्ली में जो स्कूल सिस्टम है, ये इंडिया में सबसे बेहतर है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली के सरकारी स्कूल जी आज बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को कंपटीशन दे रहे हैं। आज हमारे बच्चे IIT JEE का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। आज गरीब परिवार से आने वाले बच्चे 11वीं 12वीं में अपने बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं, लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, हम और अपनी शिक्षा में क्या चाहते हैं। आज मैं ये कहूँ कि हम X से बेटर हैं, Y से बेटर हैं, ये शायद उचित नहीं होगा, पर मैं कम से कम ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जिस भरोसे से दिल्ली के लोगों ने हमें चुन के भेजा कि हम उनके बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देंगे, मैं ये मानती हूँ कि हम इस वादे पे खरे उतरेंगे। बिल्कुल, मैं पहले भी इस चीज़ को लेकर तारीफ कर चुका हूँ कि एजुकेशन को आप लोग डिस्कोर्स में लाए हैं। इट इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर द पॉलिटिकल क्लास। कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा, पंजाब की बात करना चाहूँगा। आप लोगों ने दावा किया कि भाई दिल्ली का जो मॉडल है वो पंजाब में भी एजुकेशन में लागू करेंगे, लेकिन PGI के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि पंजाब तो ऑलरेडी नंबर 1 है दिल्ली के मुकाबले। दिल्ली उसमें जोड़ना चाहूँगा कि पंजाब ऑलरेडी नंबर 1 है, और पिछले साल जब आप लोगों की सरकार आई है उसके बाद एडमिशन 2 लाख घट गए हैं सरकारी स्कूलों में। तो दिल्ली में जो मॉडल आप लोगों को एजुकेशन में इतना कामयाब रहा, पंजाब में जाते साथ अचानक उसमें दिक्कत क्यों आ गई? देखिए, एक तो अभी आप ही दोनों तरफ के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोग जा भी रहे हैं, लोग छोड़ भी रहे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, जैसा मैंने कहा, आंकड़े हर तरह के होते हैं। आंकड़े कई प्रकार की कहानियां बता भी सकते हैं, कई प्रकार की कहानियां छुपा भी सकते हैं। हम एक पब्लिक कॉन्फिडेंस को असेस करते हैं कि क्या किसी भी राज्य में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाना चाह रहे हैं, या सरकारी स्कूल से पहला मौका मिलने पर उनको प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराना चाह रहे हैं। हमें इस पब्लिक कॉन्फिडेंस को देखने की ज़रूरत है। आज हमने दिल्ली में जो पब्लिक कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है, लोग अपने बच्चों को एज अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस, अगर 4800 सीटों के लिए 80,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक पब्लिक कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि और राज्यों में
क्या पब्लिक को यही कॉन्फिडेंस है? क्या वो कहते हैं कि जी अगर हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन ये एक बहुत अच्छा सरकारी स्कूल है, हम यहाँ पे निकाल के अपने बच्चे को डालेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार बने 3 महीने हुए हैं, लोगों ने हमें 5 साल के लिए वोट दिया है, तो आप भी थोड़ा धैर्य रखें। पंजाब में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव समय के साथ आप ज़रूर देखेंगे। देखिए, एजुकेशन को चेंज करना, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ये हमारा कमिटमेंट है जी। जहाँ पर भी हमारी सरकार बनेगी, पब्लिक हम पे भरोसा करेगी, हम ये बदलाव करके दिखाएंगे। और मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली के एक्सपीरियंस ने हमें दिखाया है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। अगर सरकार करना चाहे तो सरकारी स्कूल बेहतर हो सकते हैं, गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को भी हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। और मैं ये मानती हूँ, आज हम अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह में हैं, हम देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि यही हमारे शहीदों का सपना था कि जब वो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वो यही सोच के संघर्ष कर रहे थे कि हमारे देश के हर बच्चे को उतनी ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी और अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब परिवार से हो, चाहे वो अमीर बिल्कुल। इस चीज़ के लिए जो है मैं क्लैप करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी सोच है। अब गुजरात का जिक्र करते हैं, क्योंकि गुजरात को लेकर के आप लोग बहुत एग्रेसिवली वहाँ प्रचार भी कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि गुजरात में दिल्ली मॉडल के आधार पर स्कूली शिक्षा दी जाएगी। लेकिन फिर से पीजीआई के आंकड़ों की बात करूँगा, उसमें गुजरात और दिल्ली तो A+ कैटेगरी में हैं, दोनों के दोनों राज्य एक ही कैटेगरी में हैं। और आंकड़े हम नो डाउट कई तरह की कहानी बयां करते हैं, लेकिन हम कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आंकड़ों के आधार पर पहुंचते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में गुजरात में 6000 स्कूल बंद हो गए हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि गुजरात में 40,000 से ज़्यादा ऐसे क्लासरूम हैं जहाँ पे टीचर ही नहीं है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि गुजरात में हज़ारों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ एक टीचर है। और मैं तो कहूँगी कि आंकड़े छोड़ दीजिए, आप तो जर्नलिस्ट हैं, गुजरात के किसी भी शहर, किसी भी गांव में चले जाइए और वहाँ पर स्कूलों को अपनी आँखों से देख लीजिए, आपको वही पता चल जाएगा कि स्कूलों का क्या हाल है। और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, आप देश भर के किसी भी हिस्से में जाइए, आप वहाँ पे सरकारी स्कूल के अंदर घुसेंगे तो आपको वही हाल दिखेगा जो दिल्ली में 7 साल पहले होता है जी। आप स्कूल के अंदर जाइए, खिड़कियाँ टूटी होंगी, लाइटें टूटी होंगी, पंखे टूटे होंगे, टीचर अक्सर क्लासरूम से बाहर होंगे। स्कूल के अंदर जाइएगा, देखिएगा कि शायद 2-4 हफ्ते से तो सफाई नहीं हुई है, टॉयलेट में पानी नहीं आता, बच्चों के पास पीने का पानी नहीं है। ये स्थिति अक्रॉस द बोर्ड हमारे 90% देश के सरकारी स्कूलों में है। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि सरकारों ने क्या किया, क्योंकि देखिए आप जैसे लोग हमेशा सवाल तो उठाते रहे हैं, फिर हम जैसी विरोधी पार्टियां भी सवाल उठाती रही हैं, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल को अच्छा बना देते हैं जी। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल अच्छा बनाने से इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा के पाठ्यक्रम में जगह जगह बदलाव किए जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी भगत सिंह को अपना आइडियल बताती हैं, और शहीद आज़म की उनको जो है उपाधि पूरा देश उनको देता है। लेकिन पंजाब के सांसद सिमरनजीत सिंह जो हैं वो उनको टेररिस्ट बताते हैं। इस पर क्या रिएक्शन देंगे आप? देखिए, ये तो दुख की बात है, ये तो पूरे ही देश के लिए दुख की बात है कि हमारे देश का कोई भी एक चुना हुआ प्रतिनिधि भगत सिंह जैसे आइकन को, भगत सिंह जैसे आदर्श को अगर आतंकवादी बताएगा, ये तो मैं तो मानती हूँ पूरे देश के लिए दुख की बात है। जबकि आज आप देखिए तो पूरे देश भर में आज तक अगर कोई देशभक्ति की सबसे ज़्यादा प्रेरणा देश के युवाओं को देता है तो वो भगत सिंह है। आज भी देश के युवा भगत सिंह को देख के सोचते हैं कि भाई 23 साल की उम्र पे एक ऐसा नौजवान था जो अपने देश के लिए, समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार था। तो जब इस सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद आज़म को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी एफिलिएशन का हो, अगर देश का एक सांसद ऐसी टिप्पणी करेगा तो मुझे लगता है हम सब इस बात पे सहमत होंगे कि वो अनुचित है और दुख की बात है। जी बिल्कुल। आरोप ये लगता है आप लोगों पर कि आप लोग अपने काम का प्रचार बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके ऐड जो है अगर गुजरात में जाकर दिखते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि दिल्ली के स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश को बहुत प्राथमिकता दी जाएगी। 2018 में भी वही ऐलान किया था,
पिछले 4 साल में कुछ खास हुआ नहीं और फिर 4 साल बाद उसी को रीपैकेजिंग, ये देखिए, आरोप लगता है। आपने शायद ऐलान को ध्यान से सुना नहीं। ये जो इस बारी हमने प्रोग्राम जारी किया है वो दिल्ली के युवाओं के लिए है जी। वो 16 to 35 ईयर्स ऑफ एज, खास करके वो बच्चे जो स्कूल से पास आउट कर गए हैं। आज अगर आप दिल्ली में और पूरे देश के युवाओं में देखिए तो हमने बात किया कि एजुकेशन में बहुत गैर बराबरी है। जो बच्चे अपनी एजुकेशन लेकर स्कूलों से पास आउट कर गए हैं, आज एक गरीब परिवार के बच्चे को सबसे बड़ी समस्या नौकरी ढूंढने में क्यों होती है? क्योंकि उसे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती है। अगर कोई एक अमीर परिवार का बच्चा है, उसे अंग्रेज़ी बोलनी आती है, अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है, अच्छा इंटरव्यू देता है, नौकरी मिल जाती है। एक गरीब और मिडिल क्लास परिवार का बच्चा है, वो अटक अटक कर अंग्रेज़ी बोलता है, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा भी देख के एक अमीर बच्चे को देख के सोचता है काश मैं भी फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल सकता। तो अगर कोई सरकार देश के गरीब युवाओं को, दिल्ली के गरीब युवाओं को और मिडिल क्लास युवाओं को फ्री में अंग्रेजी सिखाना चाहती है तो इसमें क्या आपत्ति? बहुत अच्छी बात है इसमें। अब वोकेशनल ट्रेनिंग्स को लेकर के, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे यहाँ MA BA भी अगर कर लें, उनको जो है वो स्किल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं होते हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के फ्रंट पर आपकी सरकार क्या कोई प्लान बना रही है, किसी तरह की कोई स्कीम ला रही है ताकि बच्चों को ITI की हो या फिर डिप्लोमा की ट्रेनिंग दे सकें, सो दैट उनको नौकरी पाने में आसानी हो? देखिए, मैं किसी दिन आपका स्वागत करूंगी और जो यहाँ पे भी सारे लोग ऑडियंस में बैठे हैं कि आप एक बार ही आपको मौका मिले तो दिल्ली सरकार ने एक नई यूनिवर्सिटी सेटअप की है। उसका नाम है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी डिज़ाइंड ही इस मॉडल पे है कि ये इसके पूरे कोर्सेज और पूरे करिकुलम इंडस्ट्री द्वारा डिज़ाइंड है। इंडस्ट्री बताती है कि हमें किस प्रकार की जॉब्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, हमें किस प्रकार के मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, और उसके आधार पर कोर्सेज बनते हैं। तो आज दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बहुत एक वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज चला रही है, चाहे वो BBA इन रिटेल हो, चाहे वो BBA इन फैसिलिटी मैनेजमेंट हो, चाहे BBA इन लॉजिस्टिक्स हो, चाहे बैचलर्स इन डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन हो। और ये पूरे 3 ईयर प्रोग्राम्स हैं जिसमें फाउंडेशनल कोर्सेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं और बाकी सारे टेक्निकल कोर्सेज इंडस्ट्री के लोग पढ़ाते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, कोर्स के दौरान ही ये जो सारे हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स के लिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इटसेल्फ ही लेके जाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हमारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट खासकर रिटेल वगैरह में जो हमारे BBA कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक स्टारबक्स, बीबा, हैमलीज में अपना 50% टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, इंटर्नशिप भी कर रहे हैं और इंटर्नशिप में पैसे भी कमा रहे हैं कि अपनी फीस को खुद वो सपोर्ट कर सकें। हाल के दूसरी चीज़ तो ऑल्दो मैं एक और आपको बताना चाहूँगी कि स्किलिंग के साथ हमारा दूसरा बहुत बड़ा फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप। बिकॉज आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है नौकरियाँ। मैकेंजी की एक स्टडी है जो बताती है कि 2030 तक भारत को 100 मिलियन नॉन फार्म जॉब्स की ज़रूरत होगी। जबकि समस्या क्या है कि अगर आप इकोनॉमी को देखिए तो नंबर ऑफ जॉब्स स्टेडिली रिड्यूस हो रही हैं, तो ये नौकरियां आएंगी कहाँ से? कौन क्रिएट करेगा नौकरियां? क्योंकि आज अगर हम अपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को देखें तो हमारी शुरू से लेके आखिर तक हमारी शिक्षा व्यवस्था एक ही मैसेज देती है कि पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा पूरा मकसद है अच्छी सी नौकरी करना। ठीक है, बिल्कुल सही। और हम अक्सर न्यूज़ में पढ़ते हैं कि यूपी की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने कोई पोस्ट मास्टर की जॉब निकाली, कोई मैसेंजर की जॉब निकाली, जिसमें एक अप्लाई किया, लाखों लोगों ने अप्लाई किया, जो PhD हैं, BA हैं, MA हैं, MCOM हैं। क्यों? मेरा पिछला सवाल उसी से रिलेटेड था। यहाँ एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आरोप ये लगता है कि जो BJP की सरकार है वो सैफ्रनाइजेशन कर रही है एजुकेशन सिस्टम का। तो आम आदमी पार्टी क्या मानती है कि क्या धर्म को किताबों से दूर रखना चाहिए या कोई और टेक है आपका? देखिए, मुझे इसमें 2 चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले तो शिक्षा का मेन पर्पस है बच्चों को एक सोचने की योग्यता और क्षमता देना, कि हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग अपने स्कूलों में सिखाएं। अगर हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं तो देखिए समाज में हर प्रकार की फ़िलॉसफी होगी, चाहे वो सैफरन हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो लेफ़्ट हो, हर प्रकार की विचारधारा हमारे समाज में होगी ही होगी।
तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमें बच्चों को सोचना सिखाना है कि वो अपने आधार पे चूज कर सके। हम किसी बच्चे को कैसे कह सकते हैं? हम जो फैक्ट्स बताते हैं इतिहास में, अगर अकबर महान बताया गया है तो फिर तो बच्चा अकबर महान ही मानेगा। अब जो है ये बताया जा रहा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में कुछ दूसरे, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि फैक्ट से ज्यादा जरूरी है जी क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करना जी, कि हम बच्चों को सोचना सिखाएं, अलग अलग परिस्थितियों को कैसे जांच सकते हैं, कि वो जब स्कूल से बाहर निकलें उनको ये ना हो कि भाई जो किताब में लिखा है या 10 पॉइंट है हमने रट के बता दिए तो यही सही है। हम क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं, सबसे पहली बात। दूसरा, जहाँ तक धर्म की बात है, मुझे ये लगता है कि देखिए हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी सभ्यता में धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम अगर ये कहें कि भाई हम धर्म को पूरी तरह से शिक्षा से बाहर रख सकते हैं, पूरी तरह से स्कूल से बाहर रख सकते हैं, वो भी उचित नहीं है। लेकिन हर धर्म को बराबर स्थान मिलना चाहिए। और मुझे लगता है मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ, हमने तो अपने स्कूल में हर धर्म की सीख सीखी, हर धर्म के त्यौहार मनाए हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे वो सिखों के हों, क्रिश्चियंस के हों, मुसलमानों के हों, पारसियों के हों। और यही शायद हमारे देश की पहचान भी है और यही हमारे देश की स्ट्रेंथ भी है। ठीक है। आप देश की आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। माना जाता है, आरोप ये लगाया जाता है एक पक्ष की ओर से कि कुछ जो सेनानी थे उनके योगदान को भुला दिया गया। अब जब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उनके योगदान को, तो सवाल खड़े किए जाते हैं, जैसे सावरकर। तो इसको लेकर के आपकी पार्टी का क्या टेक है? ऐसे ऑफिशियल टेक हम जानते हैं, हाल के दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने सुनी हैं, बट फिर भी अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए, सावरकर जी का रोल तो कॉम्प्लिकेटेड रहा है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड रहा है बिकॉज वो शुरू में तो स्वतंत्रता सेनानी रहे, पर जहाँ तक फैक्ट्स मुझे मालूम है हिस्ट्री के, वो इवेंचुअली उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ हाथ भी मिलाया जी। तो मेरे ख्याल से ये तो सवाल उठेगा ही कि जब पूरे देश में लाखों लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। हमने अभी भगत सिंह की बात करी, भगत सिंह ने 23 साल की उम्र पर वो देश के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ गए। तो अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने उस समय अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया तो सवाल तो उठेगा ही। लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, तो बिल्कुल जैसा इसीलिए मैंने इसीलिए बिल्कुल आपसे ये कहा कि हमें अपने बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी है जी। आप मुझसे मेरा विचार पूछ रहे हैं तो मैं आपको अपना विचार बता रही हूँ कि जो मैंने फैक्ट्स देखे हैं उसके हिसाब से ये लगता है कि जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जान की बाजी लगा रहे थे देश के लिए, अगर ऐसे समय पे कुछ और ऐसे नेता थे जो अंग्रेज़ों से हाथ मिला रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि मैं तो उन पर सवाल उठाऊंगी। लेकिन अगर आप स्कूलों की बात करिए तो मैं 100% ये मानती हूँ कि सब नेताओं के बारे में, सब फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, सब हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के बारे में और सब प्रेजेंट इंसिडेंट्स के बारे में, मतलब सावरकर के बारे में भी पढ़ाया जाना गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल पढ़ाया जाना लाजमी है और सारे फैक्ट्स प्रेजेंट करने चाहिए जी। और उसके बाद हमारे बच्चों में ये क्रिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये डिसाइड कर सके कि वो भगत सिंह को अपना आइडियल मानेंगे कि वो सावरकर को अपना आइडियल मानेंगे। ये हमने तो चूज कर लिया है जी। हिस्ट्री की किताबों को क्या नए सिरे से रीराइट करने की ज़रूरत है? क्योंकि आरोप ये लगाया जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो एक ख़ास विचारधारा काफ़ी हावी थी और उसने अपने हिसाब से हिस्ट्री को नैरेट किया है, और अब जो सामने वाली विचारधारा है वो भी अपने नायकों को या फिर अपने हिसाब से फैक्ट्स को सामने रखना चाह रही हैं। तो क्या भारत का इतिहास, उसको नए सिरे से लिखे जाने की ज़रूरत है, उसमें फैक्ट्स ऐड करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं खुद एक इतिहास की छात्र हूँ, मैंने भी अपना अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एक्चुअली इतिहास में ही किया हुआ है जी। और एक चीज़ जो मेरी समस्या है, और मैंने पॉलिटिक्स में आने से पहले सोशल साइंस एजुकेशन पे काम भी किया है, हमारे देश की समस्या ये नहीं है कि एक विचारधारा ने अपनी टेक्स्ट बुक कैसे लिखी और दूसरी विचारधारा ने अपनी टेक्स्ट बुक कैसे लिखी। देखिए, हम एक लोकतंत्र में है, वहाँ पे विचारधाराएं रहेंगी। हर विचारधारा को अगर डेमोक्रेसी के माध्यम से वो पावर में आती है तो वो अपना पक्ष सरकारी तंत्र के माध्यम से, वो अलग अलग माध्यम से अपना पक्ष रखेगी जी। तो हमारे देश की समस्या ये नहीं है कि इस विचारधारा ने अपना पक्ष रखा और उस विचारधारा ने अपना पक्ष रखा जी। हमारे इतिहास की शिक्षा की समस्या ये है कि हमने अपने बच्चों को फैक्ट्स और डेट्स के साथ ठूंस दिया
जी। हमें लगता है कि हमारे बच्चे एक बड़ा सा भगोना है और उसमें आप पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, और यही शिक्षा का पर्पस है। जी। जबकि जैसा मैंने कहा, पर्पस शिक्षा का ये है कि आप उन्हें चाहे इतिहास के आप 2 चैप्टर सिखाइए, लेकिन इतिहास को कैसे समझना चाहिए, इतिहास को कैसे एनालाइज करना चाहिए, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग से देखना चाहिए, वो हम सिखाएं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि देखिए, हमारे देश में इंटेलिजेंस की कहीं पर भी कमी नहीं है। जी। हमारे देश के बच्चों को, युवाओं को जहाँ पर भी अवसर मिला है वो सबसे आगे पहुँचे हैं। बिल्कुल। आज भी आप देखिए, भारत से पढ़े लिखे लोग देश की, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज बने हुए हैं, राइट। तो ऑब्वियसली हमारे देश में लोगों में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। हम अपने देश के बच्चों में, हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अगर क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे, सही तरीके से फैक्ट्स को जांचना सिखाएंगे, तो वो इतने स्मार्ट हैं, इतने केपेबल हैं no doubt. कि वो हर चीज़ को खुद समझ सकते हैं, फिर हमें उन्हें समझाने बताने की ज़रूरत नहीं है। no doubt. और इनफैक्ट आजकल, आप आजकल के ज़माने में ज़रा बच्चों के साथ समय बिताइए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो हमसे बहुत आगे हैं। बिल्कुल। मैं खुद इतने बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान, आजकल बहुत सारे कोरियन सोप ऑपराज आते हैं, आजकल के पॉप, कोरियन पॉप बैंड्स बहुत पॉपुलर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल्स के मैं जानती हूँ, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान खुद अपने आप को कोरियन सिखा ली, उनके शोज़ और म्यूज़िक बैंड्स को सुन सुनकर। देखिए, आपको और हमें तो कोरियन नहीं आती है, ना ही हम सीखने जाएंगे, हम प्रॉब्ली सीख पाएंगे। तो क्लियर है कि हमारे बच्चे, इस देश के बच्चे बहुत आगे हैं और हमारे देश को दुनिया में नंबर 1 ज़रूर बना के रहेंगे। एक आरोप ये लगता है दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर कि टीचर की सैलरी को लेकर के काफ़ी न सिर्फ राजनीति होती है, बल्कि हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की ओर से जो है कड़ी टिप्पणी भी करनी पड़ी टीचर्स की सैलरी को लेकर के। तो अगर जो है टीचर्स की क्वालिटी, सैलरी को लेकर के अगर इश्यूज होते हैं तो सवाल उठेंगे। ये मुझे लगता है कि कुछ फैक्चुअली रॉन्ग है आपका सवाल। मैं इसलिए कह रही हूँ फैक्चुअली रॉन्ग है क्योंकि जो टीचर्स की तनख्वाह होती है जी। ये तो पे कमीशन के आधार पे तय होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी डूटा को धरना प्रदर्शन करना पड़ा हाईकोर्ट की तरफ से। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचर्स की बात करते हैं। एक्चुअली ये जो टीचर्स की सैलरी का मुद्दा है, ये मोर देन टीचर्स की सैलरी, ये तो अनफॉर्चुनेटली एक टीचर्स, ये कॉलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है। बिकॉज काफ़ी सारे कॉलेजेस, जो 12 कॉलेजेस दिल्ली सरकार द्वारा फंडेड हैं, उन कॉलेजेस के जब ऑडिट्स हुए तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिसेस निकल के आई, और उन फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिसेस की वजह से ही जो फंड दिया जाता है वो पर्याप्त नहीं होता। लेकिन उन्हीं कॉलेजेस में अगर आप देखने जाएंगे तो करोड़ों रुपए उन कॉलेजेस के फिक्स डिपॉजिट्स में पड़े हुए हैं जिनको वो कॉलेजेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो सवाल के क्योंकि दिल्ली सरकार तो रेगुलर बेसिस पे फंड्स देती रही है, और इस सवाल पर हमने ये रिकमेंड किया है कि कॉलेजेस के सारे अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिस नहीं हो। क्योंकि देखिए, आखिरकार ये पब्लिक मनी है, ये हमारा पर्सनल पैसा नहीं है, ये उस कॉलेज का पर्सनल पैसा नहीं है। तो अगर पब्लिक मनी, टैक्स पेयर्स मनी कहीं पे जा रहा है तो वो क्लीन और ट्रांसपेरेंट तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करना सबकी जिम्मेदारी है। शिक्षा के क्षेत्र में अब दिल्ली सरकार का अगला टारगेट क्या है? क्या दिल्ली देश को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बनेगा? देखिए, दिल्ली का टारगेट ये है कि अभी हम बात कर रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज इंडियन लोग हैं। जब पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने थे तो एक मीम चला था, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा, उसमें पराग अग्रवाल, सुंदर पिचई, सत्य नडेला, इन सब की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, और उस मीम में लिखा हुआ था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। तो ये रियलिटी है कि आज के दिन में भारत में हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देते हैं, लेकिन उसके बाद वो जाके विदेशों में नौकरियां करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये देखिए गर्व की बात है अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ट्विटर में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ है, लेकिन उससे हमारे देश को क्या मिला? उन्होंने जाके अमेरिका की, यूरोप की जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट कर दिया, वहाँ पे तो नौकरियाँ क्रिएट कर दी, लेकिन भारत का क्या होगा? इसीलिए हमने अपने स्कूलों में और कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप को अब सेंटर स्टेज रखा है। हमने एक इनफैक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की है अपने स्कूलों में जिसका नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स, जिसमें स्कूल्स में ही हम बच्चों को स्टार्टअप शुरू करने का एक मौका देते हैं और दिल्ली सरकार उनको सीड कैपिटल देती है।
तो लास्ट ईयर जो हमारा बिजनेस ब्लास्टर्स का प्रोग्राम चला उसमें 3 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें 51,000 स्टार्टअप्स बने और सरकार ने उसमें 60 करोड़ का सीड मनी इन्वेस्ट किया जी। और उसमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स निकल कर आए हैं जिन्होंने आज अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप कर ली है जी। हमारा एक स्टूडेंट है, मैं उसका कल एक इंस्टाग्राम अकाउंट देख रही थी, वो उन्होंने अपना कंपनी बनाई है कॉल्ड मिस्टिक डेट्स और उन्होंने हमने क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट एक्सपो किया था बेस्ट 150 कंपनीज़ के लिए, उनकी कंपनी ने, और 12वीं में है ये बच्चे, उनको 17 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स से मिला है। कुछ दिन पहले मैं उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देख रही थी, वो ITC के बेवरेज रिटेल हेड के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। सो अगर 12वीं में पढ़ने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे अपनी कंपनियां सेटअप कर रहे हैं जी। तो मुझे ये लगता है कि ये है सोल्यूशन, ये है आंसर कि वो 100 मिलियन नौकरियां कहाँ से आने वाली। मैं एक और आपको शेयर करती हूँ इंसिडेंट के, एक स्पीकर स्टर्स करके एक स्टार्टअप शुरू किया हमारे स्टूडेंट्स ने। तो एक 12th स्टैंडर्ड की लड़की से जब पूछा गया कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो उन्होंने कुछ 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 2 लाख रुपए कमाए, तो वो बता रही थी कि हम बिज़नेस को कैसे एक्सपैंड करेंगे। तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि पर ये वाला जो सारा मैन्युफैक्चरिंग है आप लोग कैसे करेंगे, तो कहती है नहीं, हमने सोच लिया है कि इस बार IIT दिल्ली के जो ग्रेजुएटिंग बैच में से 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हम हायर करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के सुपरविजन के लिए उनको रखेंगे। तो अगर एक 12वीं क्लास की सरकारी स्कूल की लड़की कह रही है कि मैं IIT दिल्ली के 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हायर करूंगी, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। 21वीं सदी में निश्चित तौर पर हमें शिक्षा को जो है कि रोजगार की ओर और जैसा आपने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ाना है, बहुत ज़रूरी है। पुराना जो तरीका था कि सिर्फ नौकरी पढ़ाई इसलिए करनी है कि नौकरी हमें हासिल करनी हो, उसे अब बदलना पड़ेगा और इसके लिए आप लोगों की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं। और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में स्टेडली जिस PGI आंकड़ों का मैं जिक्र कर रहा था उसमें दिल्ली लगातार आगे बढ़ रही है एंड निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट आपको भी बहुत हद तक जाता है। बहुत शुक्रिया आतिशी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जी मीडिया के मंच पर आने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आप भी और जो सारे लोग मौजूद हैं, आपको कभी मौका मिले तो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने भी आइएगा। मुझे लगता है कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो, और मुझे लगता है कि असली चेंज क्या हुआ है उनसे बात करके, उनके एक्सपीरियंस सुनकर एक्चुअली समझ में आता है। सो डू कम सम टाइम। बिल्कुल। और एक चलते चलते मैं ख्याल था कि जब भी मिलूंगा आपसे जरूर पूछूंगा, ये केरल के जो डेलीगेशन वाला ये फियास्को क्या था, एक लाइट नोट पे अगर आप उस पर शेयर करना चाहें। एक्चुअली मुझे ये मैं मानती हूँ कि ये अगर आप उस ट्वीट को देखिएगा तो उस ट्वीट को देख के ये एक माइनर एरर था कि उसमें ऑफिशियल्स लिखा लेकिन उसमें कहीं पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं लिखा, जो शायद ऑफिशियल्स की जगह उसमें CBSE ऑफिस बेयरर्स लिखा होना चाहिए था। लेकिन मुझे इस बात पे अचंभा हुआ कि क्लैरिफिकेशन के बावजूद भी केरल के शिक्षा मंत्री इतने सेंसिटिव क्यों हो गए, क्योंकि हमने क्लैरिफाई कर दिया था। जैसे ही सबसे पहले किसी एक रिपोर्टर का एक सवाल आया था तो हमने तुरंत क्लैरिफाई कर दिया था कि कौन लोग हैं, क्या आए थे। लेकिन केरल के शिक्षा मंत्री काफ़ी सेंसिटिव हो गए उस मामले को लेके। क्या कारण था ये हमें पता नहीं है, लेकिन मैं उनको भी आग्रह करूंगी कि अगर उनको भी कभी समय मिले तो वो ज़रूर आएँ और दिल्ली के सरकारी स्कूल ज़रूर देखें। हम भी केरल आएंगे तो हम भी उनके सरकारी स्कूल देखें। एज अ सिटीजन हम बड़े खुश थे कि कम से कम शिक्षा पर जो है 2 राज्यों के बीच अगर बातचीत हो रही है, फ्रेंडली बैंटर भी हो रहा है, तो भी वो अच्छा था, अच्छा लग रहा था देखने में कि कम से कम शिक्षा पर बात हो रही है कि भाई किसकी शिक्षा बेहतर है। मैं इस बात से सहमत हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस देश के डिस्कोर्स में, अभी आप गुजरात के स्कूलों की बात कर रहे थे, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन पहली बार क्योंकि शिक्षा इशू बना है तो ये हुआ कि 18 लोगों की डेलीगेशन दिल्ली आएगी, शिक्षा मॉडल को एक्सपोज करेगी, चाहे वो हमारी कमियां ढूंढने आ रहे थे। इस बात की मुझे खुशी है कि वो शिक्षा के बारे में बात करने आ रहे थे। बात। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के इस मंच पर आकर के अपनी राय बेबाकी से साझा करने के लिए आतिशी, और हमें उम्मीद है